मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज के अध्यापन में आपका स्वागत है। उपयोजित लेखन आपको पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें आपको पत्र बता दिया गया था। दूसरा, कहानी लेखन आपको आज हम बताएंगे, समझाएंगे। ध्यान दीजिए। कहानी साहित्य की सभी विधाओं में कहानी सबसे पुरानी विधा है। जनजीवन में यह सबसे अधिक लोकप्रिय है। प्राचीन काल में कहानी को कथा, आख्यायिका, गल्प आदि नाम से जाना जाता था। आधुनिक काल में यह कहानी ही अधिक रूप में प्रचलित है। कहानी का उद्देश्य पहले उपदेश देना, मनोरंजन करना माना जाता था। आज इसका लक्ष्य मानव जीवन की विविध समस्याओं और संवेदनाओं को व्यक्त करना है। यही कारण है कि प्राचीन कथा से आधुनिक हिंदी कहानी बिल्कुल भिन्न हो गई है। उसकी आत्मा, शैली दोनों परिवर्तित हो गई है। कहानी लेखन में जो भी मुद्दे दिए रहेंगे, उस मुद्दे के विषय में मैं समझाऊंगा प्रत्येक को। लेकिन एक सामान्य रूप से आप यूं समझ लीजिए कि उसके शीर्षक को हम बताएंगे। जितना छोटा शब्द हो और केंद्र बिंदु हो हमारे कहानी का, यूं कहिए जिसकी धुर्री हो, वह जो भी कहानी के पात्र हैं वह कैसे होने चाहिए, स्थान कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें हैं जिसको समझाना है। कहानी में जो लेखन है वह प्रायः हम इसको सामान्य भूतकाल में या भूतकाल में करते हैं, सामान्य भविष्यकाल में करते हैं, लिखते हैं। इसमें संवाद होना जरूरी है, वो भी ज्यादा नहीं। संवाद होता है वह वर्तमान काल में ही होना चाहिए। इसमें सीख अनिवार्य है जो कहानी से हमें प्राप्त होती है। आदि सारी बातों का जो भी विवरण है वो हम आपको एक एक करके समझाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए। कहानी लेखन। कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। वह एक ऐसा रमणीय उद्यान नहीं जिसमें भांत भांत के फूल, बेल बूटे सजे हुए हैं, बल्कि एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। कहानी के कुछ निश्चित अंग और तत्व होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, कथा वस्तु। दूसरा, चरित्र चित्रण। तीसरा, देश काल और वातावरण इन्वायरमेंट, परिवेश। चौथा, संवाद। पांचवा, भाषा शैली। छठवां, उद्देश्य, जिसे हम प्रतिपाद्य कहते हैं। आइए आपको हम क्रम से बताते हैं। कथा वस्तु का तात्पर्य होता है कहानी में प्रस्तुत की गई घटना
अथवा कार्य व्यापार। कहानीकार कथ्य के अनुसार कहानी का गठन करता है, अर्थात उसका आरंभ, विकास और समापन निर्धारित करता है। दूसरा है चरित्र चित्रण। इसके लिए कहानीकार कई ढंग अपनाता है, कई तरीके को वह अपनाता है। कहानी में जो भी पात्र होते हैं, यहाँ दिया हुआ है कहानी में जो भी पात्र होते हैं, पात्र पढ़ा लिखा होगा, अनपढ़ होगा, होशियार होगा, मूर्ख होगा, गरीब होगा, धनी होगा, कहानी का पात्र है। तो पात्र के हाव भाव और कार्य ही उनका चरित्र निर्माण करते हैं। किसी डाकू के हाव भाव अलग होंगे और मंदिर के पुजारी के अलग होंगे। चरित्र चित्रण में पात्र के अनुकूल ही कहानी की रचना होती है और पात्र जिस योग्य होता है उसी के अनुकूल कहानी का गठन किया जाता है। तीसरा है देश काल और वातावरण। कहानी में ली गई घटना का संबंध जिस समय और परिस्थितियों से होता है उसे ही कहानी का परिवेश कहते हैं। देश काल और वातावरण, कहानी कहाँ घटित हुई, स्थान को आपको बता दें। यदि समुद्र में नौकायन करने वाले दो मित्र हैं तो उनको हम अगर यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर गांव में दिखा दें कि वहाँ के रहने वाले हैं, आके यहाँ समुद्र में लेकर के नौका अपने ही खेते हुए बीच में चले गए घूमने, तो यह अनुचित होगा। अर्थात कहानी के पात्र के अनुकूल घटना कहानी की कहाँ घटित हो रही है, किस परिस्थिति में हो रही है, इसका किस परिवेश में हो रही है, इसका ध्यान देना होगा और उसी के अनुकूल स्थान का नाम दिया जाता है। संवाद, कहानी के विभिन्न पात्र आपस में जो बातचीत करते हैं वही संवाद होते हैं। ध्यान दीजिएगा, संवाद कहानी का प्राण है, बिना संवाद के कहानी नहीं होगी। एक बात और ध्यान दीजिएगा, कहानी का संवाद, कहानी लिखी जाती है भूतकाल में और भविष्यकाल में, लेकिन कहानी का जो संवाद है वह वर्तमान काल में होता है। कहानी के विभिन्न पात्र आपस में जो बातचीत करते हैं वही संवाद कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर राधा ने कहा, तुम इतने निष्ठुर क्यों हो? कृष्ण ने जवाब दिया, यह तुम्हारा भ्रम है, मैं तो समस्त जग को समान दृष्टि से प्रेम करता हूँ। यह वर्तमान काल में संवाद लेखन हुआ। भाषा शैली, कहानी की भाषा उसकी प्राण होती है। एक ही कहानी में उसके गठन के अनुरूप भाषा के कई रूप हो सकते हैं। एक कहानी है तो उसका जैसा गठन हुआ है उसके अनुरूप एक ही प्रकार की भाषा तो सब बोलेंगे नहीं, उसका रूप कई भिन्न होता है। इसी को हम शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा के द्वारा ही कहानीकार अपने पात्रों को सजीव एवं स्वाभाविक बनाता है तथा शैली के द्वारा कहानी को पाठकों के लिए प्रभावी बनाता है। छठवां उद्देश्य, प्रतिपाद्य। उद्देश्य अथवा प्रतिपाद्य का तात्पर्य कहानी के अभिप्राय से है। कहानी का उद्देश्य ही उसे महान बनाता है। प्रतिपाद्य को समझे बगैर किसी भी कहानी को ठीक से
नहीं समझा जा सकता। अर्थात कहानी लिखने का उद्देश्य क्या है, उसमें किस बात को प्रतिपादित किया गया है, यह समझना आवश्यक होता है। अब आइए आपको बताता हूँ, कहानी लिखते समय कौन सी बातों को आप ध्यान देंगे। रूपरेखा। कहानी लिखने के पहले पूरी रूपरेखा सावधानी से 2-3 बार पढ़नी चाहिए। रूपरेखा में मुद्दा आता है, शब्दों पर आधारित कहानी आती है, एक परिच्छेद आएगा, उसको सतत कहानी के रूप में जोड़ना होता है। तो कई प्रकार हैं। रूपरेखा में जो मुद्दे आते हैं उसको हम पहले 2-3 बार 4 बार पढ़ते हैं और समझते हैं कि उस कहानी का भाव क्या है, उस कहानी का केंद्र बिंदु क्या है, वह कहानी कैसे गतिशील होगी और उस कहानी के द्वारा क्या बताने का प्रयास किया गया है। इन सब बातों का सूक्ष्म हम अध्ययन कई बार उस मुद्दे को, रूपरेखा को पढ़ करके करते हैं। अब इसमें आप विद्यार्थियों को तय करना चाहिए कि वो अपनी ओर से कहाँ से कितना रंग भर सकता है, कल्पना का कितना उपयोग कर सकता है, उसे किस संकेत का कितना विस्तार करना है। जो भी इसके मुद्दे हैं, जो संकेत है, वह सभी मुद्दे एक समान नहीं होते रूपरेखा के। उसमें कुछ हल्के होते हैं, कुछ गंभीर होते हैं। किसी में आप एक पैराग्राफ लिख देंगे, किसी में कई मुद्दों को एक पैराग्राफ में लिखेंगे। ये मुद्दे हैं, इसको ध्यान देने योग्य बात यह है कि जैसे मुद्दे रहते हैं उसी क्रम से हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और कहानी एक पैराग्राफ में नहीं लिखी जाती। कहानी को उन मुद्दों के अनुसार, उसकी रूपरेखा, उसकी कार्य क्षमता, उसके भाव भंगिमा के अनुसार हम विभिन्न परिच्छेदों में उसको लिखते हैं। कहानी के प्रत्येक संकेत पर, वही जो बताया हूँ, एक एक वाक्य लिखने से ही कहानी नहीं बनती। वर्णन, विस्तार और वार्तालाप की त्रिवेणी कहानी में नया रंग भर देती है। एक मुद्दे को पढ़िए और एक संकेत को पढ़ करके उसमें समझिए कि इसमें कौन कौन से भाव हैं, उसको कितना हम बढ़ा सकते हैं। वैसे आपको ध्यान देना पड़ेगा उस संकेत की गंभीरता को और उस रूपरेखा में, अर्थात उस कहानी के मुद्दों में उसकी कितनी अहमियत है, उसका कितना महत्व है, उस संकेत का, उस मुद्दे का। इसको ध्यान में रख करके उसका विस्तार आपको करना होगा। वर्णन। कहानी में घटना, पात्र या दृश्य का यथोचित वर्णन करना अनिवार्य है। देखिए, महत्वपूर्ण बात है कि जो भी कहानी है उसमें घटना कहाँ घटित होती है और कौन सी घटना घटित होती है, इसको ध्यान देना होगा आपको। पात्र कौन सा है, पात्र या दृश्य, दृश्य का क्या है, उसमें कहाँ इसका दृश्यांकन हुआ है, इसका वर्णन करना। यथोचित वर्णन, यथोचित वर्णन, घटना जहाँ घटित हुई पर बताया मैं, उसको ध्यान देना होगा। पात्र के अनुरूप कहानी का संचलन होगा और दृश्यांकन भी उसी के अनुकूल होगा, जो उचित होगा उसी के अनुसार किया जाएगा। विस्तार। कहानी न अधिक छोटी होनी चाहिए और न अधिक लंबी होनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार कहानी में स्थान, पात्र आदि के नाम देने चाहिए। वार्तालाप। कहानी में पात्रों के बीच वार्तालाप या संवाद होने चाहिए। वे बड़े स्वाभाविक होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ बनावटी हो उसमें। जैसे हम आपस में जो भी वार्ता करते हैं,
जो भी वार्ता से तात्पर्य मेरा यह है, ध्यान दीजिएगा कि कहानी का पात्र कौन सा है, कैसा है, और वह पात्र अपने अनुकूल दूसरे व्यक्ति से कैसे संवाद कर सकता है और दूसरा कैसे उसको समझा सकता है, इस बात को ध्यान देकर के ही संवाद लेखन होना चाहिए। इसी को स्वाभाविक यहाँ कहा गया है। स्वाभाविक पात्र के अनुरूप ही हमारे संवाद होने चाहिए। अगर विद्वान है तो उसके संवाद अलग होंगे, अगर ठेठ गांव का किसान है तो उसका संवाद अलग होगा, अगर शहर में घूमने या काम करने वाला कोई सामान्य व्यक्ति रहेगा तो उसका अलग वार्तालाप होगा, संवाद होगा। इसका ध्यान आपको अवश्य रखना होगा। और ये सारे जो वार्तालाप होंगे, संवाद, वह वर्तमान काल में ही होंगे। वर्तमान काल में क्यों होंगे? भूतकाल में कहानी लिखी जाएगी, वर्तमान काल में संवाद क्यों होंगे? इसलिए होंगे, ध्यान दीजिएगा कि कहानी तो हमेशा पीछे की कही जाती है, तो वह भूतकाल की ही हम कहेंगे। लेकिन भूतकाल में जो सामने से वार्तालाप होता है, संवाद होता है, वह वर्तमान काल में हुआ था, तो उसको, उस वार्तालाप को तो हम वर्तमान काल में ही लिखेंगे। क्योंकि किसी के कथ्य को, किसी की कही हुई बातों को वैसे का वैसे ही लिखा जाता है। यह कारण है कि हम वार्तालाप को विशेष संबल दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि वार्तालाप या संवाद को हम वर्तमान काल में ही लिखते हैं। संवाद छोटे और स्पष्ट हों, उनसे पात्रों के चरित्र की विशेषता प्रकट होनी चाहिए। संवाद ही है जो पात्र की विशेषता को बताएगा और पात्र को लोग समझ सकेंगे उसके संवाद से ही। यदि स्वाभाविक होगा तो अवश्य पात्र के सारी रूपरेखा प्रत्यक्ष हो जाएगी सामने। कहानी के विचारों में प्रवाह एवं एक सूत्रता होनी चाहिए। एक सूत्रता यानी जुड़ा होना चाहिए, अंतर संबंधित। एक सूत्रता मतलब अंतर संबंध होना चाहिए उनमें, एक वाक्य का दूसरे से, और इसके विचारों में प्रवाह होना चाहिए। यानी कि अभी दूसरा कहा और उसके आगे उसके सीधे उलट हो गया तो विचार का प्रवाह भंग हो जाएगा। अभी हम बहुत प्रेम से बात कर रहे हैं और फिर आगे उससे विपरीत बातें शुरू हो गई, तो इसलिए प्रवाह गड़बड़ हो जाता है और एक सूत्रता भंग हो जाती है। रूपरेखा में दिए गए किसी संकेत को छोड़ना नहीं चाहिए, उसको क्रमबद्ध संकेतों को लिखना चाहिए और किसी भी संकेत यानी मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहिए। इससे संकेतों का पारस्परिक संबंध ठीक से बना रहता है और कहानी स्वाभाविक लगती है। रूपरेखा के संकेतों को क्रमशः लेना चाहिए, अर्थात उन्हें उलट पुलट न किया जाए। ये तो मैंने आपको बताया अभी जो लिखा। इसमें नेक्स्ट है परिच्छेदों का विभाजन, अर्थात हम उसको अलग अलग परिच्छेद में लिखेंगे। एक परिच्छेद में लिखेंगे तो वह कहानी नहीं रहेगी। पूरी कहानी एक ही परिच्छेद में लिखना भूल है, नहीं लिखना चाहिए। उसमें कम से कम 3 परिच्छेद होने चाहिए। संकेत के महत्व के अनुसार परिच्छेद का विस्तार होना चाहिए। मैं पहले ही बताया आपको कि संकेत कितने गंभीर हैं, उनकी गंभीरता के अनुसार परिच्छेदों का निर्माण होना चाहिए। भाषा शैली, कहानी की भाषा शैली का अपना अलग महत्व है। कहानी की भाषा सरल, सुबोध, स्वाभाविक और प्रवाहमयी होनी चाहिए। सरल, सुबोध, बोधगम्य होगी तो एक पढ़ा लिखा या अनपढ़ सब समझ जाएंगे, क्योंकि कहानी तो सभी बड़े मन से सुनते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं, या प्रेरणा लेने के लिए ही कहानी का उपयोग सामान्यतः किया जाता है। व्याकरण की दृष्टि से भाषा शुद्ध होनी चाहिए। वर्ण विन्यास और विराम चिन्हों की ओर
उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। वर्ण विन्यास ऐसा हो जिससे हम क को क पढ़ सकें, ख को ख पढ़ सकें, क को हम फ न पढ़ सकें, इसका ध्यान रहे। ऐसा एक क लिख दें और फ दिखे तो लिखने वाला क लिखेगा और पढ़ने वाला फ लिखेगा, तो यह कौन सा अलंकार इसमें हो जाएगा? इसमें वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। पढ़ने वाला, बोलने वाला दूसरा बोलता है और सुनने वाला दूसरा सुनता है, तो ऐसे स्थानों पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो वर्ण विन्यास का ध्यान देंगे आप लोग। जो वर्ण लिखिए वह पढ़ने वाला भी उसको वही पढ़े जो आपने लिखा है। क फ का अंतर न सृजित हो जाए आपके लेखन और उसके वाचन में। ध्यान दीजिएगा। विराम चिन्ह का प्रयोग अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो मारो मत जाने दो और मारो मत जाने दो का हाल हो जाएगा। विराम चिन्ह किसी व्यक्ति को दंडित करा देगा, किसी व्यक्ति को छुड़ा देगा। तो इसकी बड़ी अहमियत है आपके हिंदी लेखन में। यह अर्थ का अनर्थ कर देता है, इसलिए विराम चिन्ह बड़ी सावधानी से लगाना चाहिए। मुहावरों और कहावतों का यथास्थान प्रयोग कहानी में जान डाल देता है। अगर संवाद जरूरी है कहानी में, यानी कि पूरी कहानी संवाद हो जाए, संवाद थोड़ा आवश्यक है कहानी में, वह उसकी प्राण है, तो कहानी में मुहावरे और कहावतें भी उसकी प्राण है। इनका भी उपयोग किया जाना आवश्यक है। जहाँ भी आवश्यकता है वहाँ मुहावरे और कहावतों का प्रयोग किया जाए तो वह कहानी में प्राण डाल देता है, अर्थात उसको जीवंत बना देता है कहानी को। अगर कहानी का पात्र ग्रामीण अंचल से होता है तो वह तो अधिक से अधिक कहावतों पर ही काम चला लेता है, इसका ध्यान दीजिएगा। गांव का आदमी और कहावतें अगर एक भी नहीं लिखे तो कहानी में प्रवाहगम्यता नहीं रहेगी और उसमें प्राण कहाँ से पड़ेगा, अर्थात वह भावानुकूल कहानी नहीं होगी। प्रारंभ और अंत। प्रारंभ, कहानी का प्रारंभ और अंत दोनों संक्षिप्त, रोचक और भावपूर्ण होना चाहिए। कहानी का प्रारंभ आपने शुरू किया और उसका अंत आपने किया, यह बहुत ही कम शब्दों में आकर्षक, अच्छे लगने वाले और भावपूर्ण अर्थात भावगम्य होने चाहिए। शीर्षक। शीर्षक कहानी का महत्वपूर्ण अंग है। जो भी अभी तक के पाठ्यक्रम का हिस्सा है कहानी का 5 अंक का, उसमें 1 अंक शीर्षक पर है, 1 अंक सीख पर है और 3 अंक आपको मुद्दे के विश्लेषण पे है। तो शीर्षक इसका किसी भी कहानी का महत्वपूर्ण अंग है। इसे कहानी के आरंभ में लिखें, इसको ऊपर ही लिखा जाता है। शीर्षक कथा वस्तु से संबंधित होना चाहिए। कभी कभी मुद्दों में भी शीर्षक होता है, लेकिन अगर नहीं है या है, आप कैसे जानेंगे? इसके लिए आपको मुद्दों को यानी रूपरेखा के संकेत को कई बार पढ़ना पड़ेगा और जब उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो यह समझना होगा कि यह कहानी जो है, यह कहानी कौन से भाव पर केंद्रित है। यह कहानी अगर किसी व्यक्ति के बारे में लिखा गया है तो व्यक्ति ही उसका शीर्षक होगा। यह कहानी अगर किसी गुण पर लिखी गई है, मोरल पर, गुण पर लिखी गई है, तो वह गुण ही इसका शीर्षक होगा। यह कहानी किसी विशेष परिस्थिति पर लिखी गई है तो परिस्थिति इसका शीर्षक होगा। तो यह देखना होगा कि इस कहानी यह का केंद्र बिंदु क्या है। उसी केंद्र बिंदु को, किस पर यह घूम रही है कहानी, किस पर यह कहानी बनी है, क्या यह बताना चाहती है कहानी, वही शीर्षक होता है। सावधानी पूर्वक इसे लिखेंगे और जितने कम शब्दों में हो, 1-2 शब्द रहें तो अच्छा। सीख। अंत में
कहानी से मिलने वाली शिक्षा या सीख, नसीहत या उपदेश अथवा बोध का उल्लेख होना आवश्यक है। इसको आप पॉइंट में भी दे सकते हैं, 1 से 2-3 पॉइंट, अधिक से अधिक 1 पॉइंट में भी लिख सकते हैं। इससे कहानी का तात्पर्य आसानी से समझ में आ जाता है, अर्थात कहानी का उद्देश्य क्या है, कहानी किस लिए लिखी गई है, यह स्पष्ट सीख से हमें पता चल जाता है। सीख स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए। सीख यानी कहानी जो भी लिखी गई है उससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है, यह महत्वपूर्ण अंग है और इसे स्पष्ट कम शब्दों में लिखा जाना चाहिए। तो यह आपकी कहानी रही, आपको सारी बातें बताई गई, उसी के अनुरूप आप समझेंगे, पढ़ेंगे और कहानी लिखेंगे। एक नमूना कृति दी गई है, ध्यान दीजिएगा। ऊपर की बातें यहाँ एक बार देख लीजिए। दी गई जानकारी के आधार पर कहानी लिखिए। अनाथ बालक, महान गुरु, गुरु पूर्णिमा, दीक्षा, परीक्षा, नदी, राम राम। अब यहाँ कहानी है, इसमें इसको पढ़ करके सबसे पहले भाषा आपकी सुबोध, सरल, बोधगम्य होनी चाहिए। सारे मुद्दे आपको लिखने चाहिए। जो मुद्दे महत्वपूर्ण हैं उनको एक परिच्छेद में लिखना चाहिए, जिस क्रम में है उसी क्रम में लिखना चाहिए। कहानी भूतकाल में होनी चाहिए। कहानी में संवाद होना चाहिए, कम से कम संवाद वर्तमान काल में होना चाहिए। कहानी के मुद्दों को पढ़ करके यह पता लगाना चाहिए कि यह कहानी का केंद्र बिंदु क्या है, यह कहानी क्या बताना चाहती है, या किस पर यह क्या बताना नहीं चाहती, किस पर यह केंद्रित है कहानी। वह केंद्र बिंदु ही क्या होता है, शीर्षक होगा। और इस कहानी का उद्देश्य क्या है, इस कहानी से हमें शिक्षा अंत में मिलेगी, लिखना होता है। तो ये कहानी है, इससे हमको क्या शिक्षा मिल रही है उसको हमें लिखना होता है। और ऊपर जैसा पढ़ा फिर एक बार समझा देते हैं। कहानी के पात्र का नाम होना चाहिए। जैसा पात्र है उसके अनुकूल उसका नामांकन होना चाहिए। कहानी कहाँ घटित हो रही है उस स्थान का नाम भी आप काल्पनिक दे देंगे, काल्पनिक नाम। और स्थान, पात्र कैसा है उसी के अनुकूल संवाद वगैरह होना चाहिए। कहानी कहाँ घटित हो रही है उसी के अनुकूल स्थान का नाम भी होना चाहिए। इतना ध्यान दीजिएगा। अंततः जो कहानी से शिक्षा मिलती है उसे हमें अंतिम में लिखना चाहिए। अब इस में अनाथ बालक, महान गुरु, गुरु पूर्णिमा, दीक्षा, परीक्षा, नदी, राम राम, इस पूरे प्रकरण में अनाथ बालक गुरु के यहाँ जाके गुरु प्रशिक्षण ले रहा है अन्य बच्चों के साथ, और उसमें दीक्षा दी जाती है, गुरु पूर्णिमा के समय की बात है। फिर परीक्षा होती है नदी में, ऐसे ही चलने के लिए गुरु आगे के चल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं कि राम राम का नाम लेते रहिए, आप लोग आगे चलिए। सभी जल के ऊपर राम का नाम जब तक ले रहे हैं तब तक चल रहे हैं। एक बालक सोच रहा है गुरु तो हमारे राम नाम ले नहीं रहे हैं और ऊपर ही हैं, ऊपर ही जा रहे हैं, नीचे नहीं डूब रहे हैं। उसने राम नाम लेना बंद कर दिया, परिणाम हुआ कि वह डूबने लगा। फिर जब वह राम नाम लेना शुरू किया तो वह फिर ऊपर, अब वह डूब नहीं रहा था, उसी जल पर ही चला जा रहा था। तो यहाँ गुरु की महिमा पूरे प्रकरण में गुरु के द्वारा क्या बताया गया है, गुरु के द्वारा ईश्वर भक्ति की बात बताई गई है। तो व्यक्ति को जीवन में आध्यात्मिक रूप से ईश्वर की भक्ति करके यहाँ से मुक्त होना, मोक्ष प्राप्त करना ही मुख्य लक्ष्य होता है जीवन का। और गुरु
उसे इस संसार से एक रास्ता दिखाता है मोक्ष प्राप्ति का। तो यहाँ गुरु के महिमा का ही बखान हुआ है, इसलिए इसका जो केंद्र बिंदु है वह गुरु महत्ता है, गुरु की महिमा है, गुरु महिमा है। जो शीर्षक आएगा दिया गया है, गुरु श्रद्धेय, विश्वसनीय व महान होता है। एक बार एक अनाथ बालक एक महान संत की शरण में गया। वह अनाथ व बेसहारा होने की वजह से दुनिया की अच्छाइयों बुराइयों को शीघ्र ही पहचान गया था। वह अपनी दुनिया को छोड़कर इस महान गुरु की शरण में आया। गुरु दया का सागर होता है। संत ने इसी प्रवृत्ति का उदाहरण देते हुए बालक को आश्रय दिया। बालक अन्य साधुओं की तरह आश्रम में रहने लगा। बालक का स्वभाव बिल्कुल साधुगत हो गया। वह अन्य लोगों की तरह प्रातःकाल उठना, ईश्वर स्मरण एवं संध्या तर्पण करने लगा। ईश्वर की तरफ बालक की रुचि देखकर गुरु को अपने निर्णय था बालक पर प्रसन्नता हुई। एक बार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने मित्रों को गुरु से दीक्षा लेते देख उस बालक के मन में भी गुरु से दीक्षा लेने की इच्छा जागृत हुई। गुरु चाहते थे कि किसी भी गुरु से दीक्षा वही व्यक्ति ले जिसे गुरु के प्रति श्रद्धा हो। गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रहेगी, जैसे विद्यार्थी सभी पढ़ते हैं आप लोग, इसी में किसी को श्रद्धा होती है, अधिकतम को होती है। श्रद्धा के अनुरूप ही आपके प्राप्तांक मिलते हैं। श्रद्धा का मतलब, श्रद्धा रहेगी तो शिक्षक की बात आप सुनेंगे, श्रद्धा नहीं रहेगी तो शिक्षक की बात नहीं सुनेंगे, अनदेखा करेंगे। जो सुनेंगे वह पढ़ेंगे, जो शिक्षक कहेगा वह मानेंगे तो पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर लाएंगे। और जिनमें श्रद्धा नहीं है वो बात ही नहीं सुनेंगे, न मानेंगे, न अनुकूल काम करेंगे शिक्षक के द्वारा, तो फिर प्राप्तांक मिलेगा क्या? नहीं। यही प्रॉब्लम, यही दिक्कतें हैं। तो गुरु कहते हैं कि गुरु के प्रति श्रद्धा हो। गुरु के प्रति शंका रखने वाले को दीक्षा लेने का पुण्य नहीं मिलता। संत ने अन्य विद्यार्थियों की तरह उस बालक को भी दीक्षा दी। महान गुरु से दीक्षा पाकर बालक अति प्रसन्न हुआ। वह बालक गुरु के नियमानुसार शिष्य व्रत का पालन करने लगा, क्योंकि वह तो दीक्षा ले चुका था। दीक्षा लेना मतलब शिष्य बन जाना। एक दिन संत के मन में अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का विचार आया। उन्होंने अपने शिष्यों को अपने पीछे पीछे जंगल की ओर आने के लिए कहा। बालक सहित अन्य शिष्य गुरु का अनुसरण करते हुए चल रहे थे। रास्ते में एक बहुत बड़ी एवं गहरी नदी मिली। नदी किनारे पहुंचकर गुरु ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम लोग आंखें बंद करके राम राम कहते हुए मेरे पीछे पीछे आओ। राम राम कहते रहने पर तुम पानी की सतह के ऊपर चलते रहोगे, पानी में डूबोगे नहीं। गुरु के कथनानुसार राम का नाम जपते हुए सभी शिष्य पानी की धारा के ऊपर चलने लगे। नदी की बीच धारा में पहुंचने पर बालक को शंका हुई कि गुरुजी तो राम का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उसने आँख खोलकर देखा तो सचमुच गुरु राम का नाम नहीं ले रहे थे। शिष्य ने भी गुरु की नकल करते हुए राम राम कहना बंद कर दिया। राम का नाम लेना बंद करते ही वह गहरे पानी में डूबने लगा और बचाव के लिए चीखने चिल्लाने लगा। संत ने तुरंत अपनी महिमा दिखाई तथा डूबते हुए शिष्य का हाथ पकड़ लिया। शिष्य पुनः राम राम का नाम लेते हुए सभी शिष्य यह चमत्कार अपनी आंखों से देख रहे थे। इस घटना से सभी शिष्यों का विश्वास ईश्वर और गुरु में और दृढ़ हो गया। राम कहने, ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सतह पर डूब रहा था, फिर भी वह राम का नाम जब लेना शुरू किया तो सतह पर चलने लगा। अर्थात राम का नाम इतना महत्वपूर्ण था जिसके कारण वह फिर पानी के ऊपर सतह पर चलने लगा।
इस घटना से सभी शिष्य का विश्वास ईश्वर और गुरु में और दृढ़ हो गया। नदी के दूसरे किनारे पर आते आते उस शिष्य को अपनी गलती का एहसास हो गया। बालक गुरु के चरणों में गिर पड़ा। संत ने उसकी भूल को क्षमा करते हुए उसे गले से लगा लिया। अब इसमें इस पूरे प्रकरण में जैसा मुद्दा था, संकेत था, उसके अनुसार तो आपने ले लिया, घटना का विस्तार कर दिया, कहानी लिख दिया। अब इससे इस पूरे जो भी कहानी लिखी गई उसमें आपको यह पता चला कि इसी में गुरु की महत्ता का ही वर्णन किया गया है। गुरु ने ही गरीब अनाथ असहाय बालक को अपने पास रख लिया बिना भेद किए। गुरु ने उसको शिक्षा देना शुरू किया, उसके कहने पर उसको दीक्षा भी दे दिया। और जब वह भ्रमित हुआ, जब उसके श्रद्धा में कमी हुई, तो उन्होंने उसको सिखा करके और पुनः अपने मार्ग पर लाने का प्रयास किया। इस प्रकार वह यहाँ गुरु के महत्व को ही बताया गया है। तो शीर्षक हो गया, सीख गुरु को सम्मान देना चाहिए। सम्मान से अभिप्राय है श्रद्धा से। अगर आपके मन में गुरु के प्रति श्रद्धा ही नहीं रहेगी तो सम्मान कहाँ से देंगे आप? तो गुरु के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, क्योंकि गुणियों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। बिना कारण किसी पर शंका नहीं करना चाहिए। यह इस कहानी से सीख मिलती है। यदि आपने श्रद्धा नहीं रखी और शंका किया तो आपका पूरा किया कराया सब मिट्टी में मिल जाएगा। यही इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। तो यह आपकी कहानी रही। इस कहानी में यह चित्र आप देख रहे हैं, यह चित्र शिष्य और गुरु का रूप है। तो ठीक, धन्यवाद।